चलिए अब हम सारांश की ओर बढ़ते हैं। यह कविता एक व्यक्ति को मनुष्य होने का सही अर्थ समझाती है कि अज्ञानता में अपना जीवन जीना एक जानवर के जीवन के समान है। गांव में रहने वाली गरीब जनता मजदूरी में, खेतों में, खलिहानों में जी तोड़ मेहनत करती है, लेकिन फिर भी खाने और कपड़े की कमी रहती है। किसी तरह झोपड़े में दिन काटता रहता है ऐसा गरीब वर्ग। शिक्षा सत्ता के शोषण की पहचान करने की योग्यता देती है, सही गलत का फर्क करने की चेतना देती है। कवि ने मजदूरों और किसानों के लिए शिक्षा के महत्व को समझाया है। सरकार ने भी प्रौढ़ शिक्षा अभियान को बड़े जोर शोर से चलाया, लेकिन वह बहुत ही अतार्किक था, क्योंकि वह सिर्फ अक्षर ज्ञान तक ही सीमित था, एकदम कागजी और उथला था। कवि ने इस अभियान के अनेक उदाहरण देकर शासन के षड्यंत्रों और शोषणों को उजागर किया है। सदियों से अज्ञानता की अंधी गुफा में रहने वाले मजदूर और किसान वर्ग के लिए अ की पढ़ाई उनके लिए आश्चर्यजनक ही है। इससे हमारे दुख दूर हो जाएंगे। वे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनके मुख अंधी गुफा की तरह खुल जाते हैं। लंबे समय से व्यवस्था ने इन्हें जानवरों के जैसा बना रखा है। गरीब को गरीब ही रहना चाहिए, जिससे हम उनसे मजदूरी करा सकें। इन्हें अपने अधिकारों की जानकारी और उनके उपयोग का साहस न पैदा हो तथा इनकी पहुंच केवल जानवरों की पूंछ के नीचे तक ही हो। उसके अधिकारों को उसी समय छीन लिया गया जब उसके कागजात पर उसका अंगूठा लगवा लिया और उन चालाक लोगों की संपत्ति बनकर वे कागजात उनकी दराजों में पहुंच गया, उनकी अलमारियों में पहुंच गया। कवि कहते हैं कि ये चालाक सुराजियों ने, शासकों ने महान शब्दों से उन्हें महिमा मंडित करके मूर्ख बनाया और खूब लूटा खसोटा। उन्हें अन्नदाता कहा, जो दुनिया को अनाज देता है, भोजन कराता है, और वह खुद और उनके बच्चे दाने दाने को तरस जाते हैं। बहती नदियां, लहलहाते खेत आदि कहकर उनका मुंह बंद कर दिया। उन्हें अपने आप को श्रेष्ठ समझने के लिए उकसाते रहे, लेकिन उनकी श्रेष्ठता का फायदा ये स्वराजी उठाते रहे। ये षड्यंत्रकारी, ये जो शासक हैं, जो देश की जनता का भलाई करने की जगह उनका शोषण करते हैं। सारी दुनिया के लिए कपड़े का कच्चा माल कपास उगाता है और वह तार तार कपड़े पहनता है। बच्चे ठिठुरते रहते हैं। अच्छा होता अगर प्रौढ़ शिक्षा में उन्हें खेती का आधुनिक तरीका सिखाते, बैंकिंग की जानकारी देते या अन्य अनेक जानकारी देते, लेकिन इन सब से तो सुराजियों की जेबें नहीं भरती। इसलिए प्रौढ़ शिक्षा अभियान बनाया और उसमें भी अपना उल्लू सीधा करते रहे। उनके रास्ते बंद करके आत्महत्या की ओर धकेलने वाले आत्महत्या को भी भुनाने से नहीं चूके हैं। प्रौढ़ शिक्षा से यही बदलाव आया कि जानवर बांधने की जगह वहां अब पंचायत का ऑफिस बन गया है और कोई नई बात नहीं हुई है। स्थितियों में कोई सुधार नहीं हुआ है। भोले भाले लोग, किसान, गरीब, मजदूर तिकड़मी क्या जाने, वे सीधे साधे होते हैं, 2 और 2 ही जानते हैं, लेकिन धूर्त लोग तो 2+2 करके न जाने अनेकों गणित बना लेते हैं। उन्हें केवल डबरे में सूरज मिला, अर्थात बहुत सीमित साधन मिले, केवल वे अपनी परछाई को ही बड़ा होते देख सकते हैं उस डबरे के सूरज में। डबरे का सूरज का अर्थ होता है जैसे जमीन में कोई एक गड्ढा बन जाता है और जब उसमें पानी भर जाता है, रुक जाता है, उसे डबरा कहते हैं। तो हम देखते हैं कि उस डबरे के पानी में भी, गड्ढे के पानी में भी सूर्य की परछाई तो पूरी दिखती है, लेकिन उस परछाई से उन किसानों का कोई फायदा नहीं होगा। आगे कवि कहते हैं कि उसे अपने अनुभवों से समय, मौसम की जानकारी हो जाती है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसमें जो ये जिंदगी को समझने की, घड़ी को पहचानने की, समय को देखने की एक प्राकृतिक कला उपजी है, जिससे वह समय का अंदाजा लगा लेता है। इसलिए कवि ने कहा, सूरज तो उसकी जेब खड़ी है। वो सूरज की स्थिति देखकर समझ जाता है कि अगर सूरज की स्थिति इस समय
पूर्व की ओर है, धूप इतनी चमक रही है तो इतना समय होगा। सूरज अगर सिर पर है तो दोपहर हो रही होगी, कितना समय हो रहा होगा। और इसी प्रकार जब वह धीरे धीरे उतरता है तो किसान वह समय का अंदाजा बहुत सही सही लगा लेता है। इसलिए कवि ने उसे सूरज को जेब की घड़ी कहा है। साथ ही वे कोई भी विपत्ति आने वाली हो तो प्राकृतिक बदलाव से बहुत जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन उसकी इस योग्यता का उपयोग नहीं किया। उस योग्यता को, उस स्किल को बढ़ाने की जगह केवल उसे अक्षर ज्ञान तक ही सीमित करने का प्रयास किया गया, जो सरकारी पोल खोलने के लिए काफी है। और अंत में वे कहते हैं कि अब स्वयं जागने का समय है, समय बदल रहा है, अपने आप को सशक्त करो, अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त करो, आगे बढ़ो और दुनिया के साथ साथ चलना बदलना सीखो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर सारांश पूरा होता है और आप विशेषता भी देख सकते हैं कि हमें विशेषता किस प्रकार से लिखना होगी। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ एक अंकीय प्रश्नमाला बनाई हुई है, जिसके उत्तर भी यहाँ एक ही शब्द में दिए गए हैं, जिससे आपको इस कविता को अच्छी तरीके से समझने और लिखने में भी सुविधा हो जाएगी। आगे हम पदों की व्याख्या भी देख लेते हैं, बहुत शॉर्ट में देखेंगे। काले तख्ते पर सफ़ेद घड़िया से मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ। मैं अर्थात प्रौढ़ शिक्षा अभियान इन अशिक्षित लोगों के लिए, लेकिन जो स्किलफुल हैं उनके लिए आ लिखते हैं, लेकिन उनका मुंह तो अंधी गुफा के समान खुल जाता है। अर्थात उन्हें इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। जैसे अंधी गुफा में हम गुमराह हो जाते हैं कि कहाँ चलना है, कहाँ देखना है, कुछ दिखाई नहीं देता। वैसा ही असर इस प्रौढ़ शिक्षा अभियान से उन लोगों को हुआ जिन्हें यह शिक्षा दी जा रही थी। और ये शब्द जो हैं, ये शब्द उन्हें दूसरी दुनिया में ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। अगला पद है, और उस आदमी का भविष्य जिसका गूंगापन न सिर्फ आत्महत्या की सरहद पर बोलता है, और ऐसे लोगों को वह आगे ले जा रहे हैं जिनका मुंह बंद कर दिया गया है, और अगर वे कुछ करना ही चाहते हैं तो वे इतने हताश, निराश और सब तरफ से उनके रास्ते बंद कर दिए जाते हैं कि वे केवल आत्महत्या का रास्ता ही चुनते हैं। और उनकी दुनिया अगर बड़ी होती है तो केवल उनके जानवरों की पूंछ के नीचे तक ही वे सोच सकते हैं, और पढ़ाई लिखाई की किताबों की दुनिया उनके लिए व्यर्थ है। अगला पद है, उस आदमी का भविष्य है जो अचानक टूटते टूटते इस तरह तक गया है, कल तक जो मवेशी खाना था उसके लिए आज पंचायत भवन बन गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस व्यक्ति को जिसे इस अभियान के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है, उसका भविष्य केवल तन गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मवेशी खाना अर्थात जहाँ वह अपने जानवरों को बांधता था, मवेशी अर्थात जानवर, वहाँ पर बस पंचायत भवन बन गया है। इसके अतिरिक्त उसके जीवन में कोई भी बदलाव या सुधार नहीं आया है। आगे देखते हैं। आज का सबक शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से सब बतलाना चाहता हूँ, अर्थात वे रिकैप कर रहे हैं कि जो उनका पहले उन्होंने पढ़ा था उसको फिर से वे दोहरा कर आगे बढ़ रहे हैं और नई शुरुआत कर रहे हैं। कल मैंने कहा था वह दुनिया जिसे ढकने के लिए तुम नंगे हो रहे थे उसी दिन उभर गई थी जिस दिन यह भाषा तुम्हारे अंगूठे के निशान की स्याही में डूबकर मर गई थी। और बोलते हैं कल का पाठ हमने पढ़ाया था कि जिस दुनिया को ढकने के लिए, कपड़े देने के लिए तुम अपने जीवन में तार तार कपड़े पहनते हो, यह जीवन तुम्हारा उस समय शुरू हुआ जब तुमने अज्ञानतावश अपनी प्रॉपर्टी के कागजों पर अंगूठे का निशान लगाया और तुम्हारा सब कुछ लुट गया और तुम हमेशा के लिए गरीब अनपढ़ रह गए। अगला पद है, तुम अपढ़ थे, गवार थे, सीधे इतने की बस दो और दो चार जानते थे। और वे बोलते हैं कि जो सुराजिए अर्थात जो शासक थे, सफ़ेद पोषधारी थे, आज़ादी के दीवाने जो अपने आप को कहते थे, वे लोग इतने चालाक थे कि वे केवल दो और दो चार नहीं, दो और दो मिलाकर ना जाने कितने अंक, कितने गणित बना लेते थे, और तुम तो केवल दो और दो चार ही करते थे, अर्थात उन चालाक लोगों की बातों के जाल में फंस जाते थे।
और तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर ये क्या कर रहे हैं, सत्ता पर बैठकर गर्म कुत्ता खा रहे थे, अर्थात हॉट डॉग खा रहे थे। अंग्रेजों का जो भोजन था उनका भोजन खा रहे थे, अर्थात उनकी संस्कृति में जी रहे थे। सफ़ेद घोड़ा पी रहे थे, अर्थात वाइट हॉर्स जो अल्कोहल है वे पी रहे थे। उन्हें तुम्हारी भूख पर भरोसा था। यहाँ पर कवि ने बहुत बड़ी बात कही है कि ऐसे लोगों को गरीब बना कर रखो जो हमारे लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों को भूखा रखो जो हमारे लिए भोजन बनाते हैं, और तुम्हें अधिक फंसाने के लिए ऐसी भाषा तैयार की कि तुम्हें धरती का पुत्र कहा गया और अन्नदाता कहा गया, और ऐसी बड़ी बड़ी बातों के जाल बिछाए गए जिससे तुम धोखा खाकर अपने आप को बड़ा आत्मसम्मानी समझकर उस दलदल में हमेशा के लिए फंसे रहो। अगली पंक्ति है, लहलहाती हुई फसलें, बहती हुई नदी, उड़ती हुई चिड़िया, यह सिर्फ तुम्हें गूंगा करने की चाल है। और इतना ही नहीं, तुम्हें खेत खलियान और प्रकृति की गोद में बसे हुए हो, चिड़िया चहक रही है, इतने अच्छी अच्छी बातें कही जिससे तुम उसी में भूले रहो और कोई भी अधिकार के लिए मांग ना करो। तुम्हें गूंगा बना देने की यह चाल थी। इसकी वजह खेत है जो तुम्हारी भूख का दलाल है। यह भी बहुत बड़ी बात कही है कवि ने कि खेत जो है तुम्हारे भूख के दलाल है, अर्थात वह खेत तुम्हारे पास है, केवल उसमें तुम अनाज उगा सकते हो, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम अंगूठे का निशान लगाना ही जानते हो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम अनपढ़ हो। और तुम्हारे लिए उन लोगों ने क्या किया, डबरे का सूरज, अर्थात तुम्हारी पहुंच, तुम्हारी आवश्यकताएं, तुम्हारी ज़रूरतों को सीमित कर दिया, जिससे तुम अपने आप को गरीब, कमज़ोर समझते रहो और सूरज से मिलने वाला, प्रकृति से मिलने वाला, सूरज से मिलने वाली संपत्ति है वो तुम तक न पहुँचे। सूरज को केवल तुम एक डबरे में देखो, डबरा अर्थात गड्ढे में भरा हुआ पानी, उसमें जो सूरज दिखता है केवल उतना ही सूरज तुम्हें मिलेगा, जिसमें तुम केवल अपनी परछाई ही देख सकते हो लंबी चौड़ी होती हुई, उससे अधिक तुम्हें सूरज के कोई फायदे नहीं मिलेंगे। काफ़ी दुविधा के बाद मुझे यह सच्चाई स्वीकारना पड़ी। लेकिन कवि कहते हैं कि मुझे भी बड़ी दुविधा होती थी यह प्रौढ़ शिक्षा योजना देखकर, लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि यह सब तुम्हारे लिए बेकार है, क्योंकि तुम तो इतने स्किलफुल हो, तुम में इतनी योग्यता है कि सूरज ही तुम्हारी घड़ी है, सूरज तुम्हारी जेब घड़ी है। तुम सूरज को देखकर, सूरज की स्थिति को देखकर समय का अंदाजा सही लगा लेते हो। तुम्हारी पसलियों पर मौसम की लटकती हुई जंजीर हवा में हिलती है और तुम इतने गरीब हो, इतने मैल न्यूट्रिशन के शिकार हो कि तुम्हारे शरीर की एक एक हड्डियाँ दिखाई देती है, और वे हड्डियाँ मौसम की लटकती हुई जंजीर है जो हर मौसम में तुम पर ज्यादती कराती है। तुम इतने दुबले पतले हो, इतने कमज़ोर हो कि तुम्हारी जो पसलियाँ हैं वो मौसम की मार खाती रहती है। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं, इसलिए मैं फिर कहता हूँ, लेकिन कवि कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें सच्चाई बताई है, सच्चाई जानना ही तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है, तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। तुम्हें एक गीली मिट्टी की तरह नहीं बनना है, तुम्हें कोई और आकार नहीं देगा। जैसे गीली मिट्टी होती है उसको कुम्हार मनचाहा आकार दे देता है, तुम्हें दूसरे के हाथों की मिट्टी नहीं बनना है। तुम्हें तनना है, अकड़ना है, तुम्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। यही कवि कह रहे हैं। अमर बेली की तरह मत जियो। एक अमर बेली होती है जो दूसरे के ऊपर जीवित रहती है, यह एक बेल होती है जो परजीवी होती है। तो कवि कह रहे हैं कि वो अमर बेली की तरह मत जियो जिसकी अपनी जड़ें नहीं होती है, वो दूसरे वृक्षों की, दूसरे पौधों के ऊपर लिपट कर अपना भोजन प्राप्त करती है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि अमर बेली नहीं, तुम अपनी जड़ बनाओ, अपने आप पैरों पर खड़े रहो, दूसरों के भरोसे मत रहो। मैंने जो कुछ सच्चाई बताई, और सच्चाई जानना काफ़ी नहीं है, सच्चाई जानने के बाद अपने अधिकारों के लिए तुम्हें लड़ना होगा। बदलो अपने आप को, यह दुनिया बदल रही है और तुम्हें भी अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया ही बदल रही है।
अन्यथा तुम इस दुनिया में मिसफिट हो जाओगे या तुम जीवन भर पीढ़ियों दर पीढ़ी इसी तरह शोषण के शिकार होते जाओगे। तो छात्रों, यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैंने एक एक पद की व्याख्या भी बहुत शॉर्ट में बता दी है, जिसे आप समझ जाएंगे। सारांश आप देख रहे हैं और विशेषता भी यहाँ पर दी गई है। मैं आशा करती हूँ कि आप यह वीडियो ज़रूर वैल्यू ऐड करेंगी, और अगर हाँ तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।